एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का सेकेंड लेक्चर है और इस पे हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर टॉपिक को कवर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। इससे पहले के लेक्चर में मैं आप लोगों को केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन बता रही थी और मैंने बताया था केमिकल नेचर के बेसिस पे हार्मोन जो है वो 4 टाइप के हैं, जिनमें से 2 टाइप मैंने डिस्कस कर दिया था। पहला मैंने स्टीरॉयड हार्मोन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने 5 एग्जाम्पल बताए थे हार्मोन के, जो कि याद रखना था। ठीक है, जो भी सेक्स हार्मोन है वो, और 2 और एग्जाम्पल मैंने बताया था जो कि याद रखना है। उसके बाद मैंने बताया था कुछ एमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स के बारे में। और आज के लेक्चर में जो बाकी के 2 टाइप के हार्मोन बचे हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन के बेसिस पे जो तीसरा टाइप का हार्मोन है वो है प्रोटीन हार्मोन। नाम से ही समझ आ रहा है, प्रोटीन हार्मोन कह रहे हैं, मतलब इनका जो नेचर होगा वो प्रोटीन जैसा नेचर होगा, प्रोटीनिशियस नेचर वाले हार्मोन है। अब हमें पता है कि प्रोटीन क्या होती है। प्रोटीन एक तरह से एमाइनो एसिड का क्या है, पॉलीमर है। एमाइनो एसिड का क्या है, पॉलीमर है। बहुत सारे एमाइनो एसिड मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो एमाइनो एसिड को अगर आप देखें तो इन एमाइनो एसिड के बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड होता है। जब प्रोटीन को आप देखोगे तो उसके अंदर जो एमाइनो एसिड होते हैं, एमाइनो एसिड का चेन होता है, तो उन एमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उन बॉन्ड्स को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 एमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है और इसको क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। ये भी पेप्टाइड बॉन्ड है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर एक प्रोटीन चेन है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर बहुत सारे एमाइनो एसिड होंगे और बहुत सारे एमाइनो एसिड होंगे तो उसमें क्या होंगे, एमाइनो एसिड के बीच में बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड भी होंगे। और अगर बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है तो क्या इसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसी वजह से ऐसे हार्मोन को हम लोग पेप्टाइड हार्मोन भी कह सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन भी कह सकते हैं और प्रोटीन हार्मोन भी कह सकते हैं, तीनों चीजें कह सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या आपको याद रखना है। पहला एग्जाम्पल पैनक्रियाटिक हार्मोन। पैनक्रियाटिक हार्मोन, पैनक्रियास से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, सीक्रेट होते हैं, जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये 2 हार्मोन हैं जिनको पैनक्रियास सीक्रेट करता है। ये दोनों हार्मोन प्रोटीन नेचर के हैं। दोनों हार्मोन कैसे हैं, प्रोटीन नेचर के हैं, प्रोटीन हार्मोन है। ठीक है, उसके अलावा पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से, एक बात करेक्ट वे में याद रखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो सभी प्रोटीन नेचर के होते हैं। वो सभी क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो भी हार्मोन है वो सभी क्या है, प्रोटीन हार्मोन है। एग्जांपल के लिए एफएसएच, एलएच, एडीएच, ऑक्सीटोसिन, ग्रोथ हार्मोन, ये सभी पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं और ये सभी हार्मोन नेचर में कैसे हैं, प्रोटीन नेचर के हैं। इसके बाद जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो भी कैसे होते हैं, प्रोटीन हार्मोन होते हैं। इसके अलावा एक ग्लैंड जो आगे चल के पढ़ेंगे, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड से पैरा हार्मोन सीक्रेट होता है और ये भी प्रोटीन नेचर का होता है। तो ये 4 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं प्रोटीन हार्मोन के। ठीक है, पैनक्रियाटिक हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स और पैरा हार्मोन, ये सभी कैसे होते हैं, प्रोटीन हार्मोन होते हैं। इसके अलावा जो चौथा टाइप का हार्मोन है वो है एंडोथायरोनिन हार्मोन, यहाँ सॉरी आइडोथायरोनिन हार्मोन। नाम से ही समझ आ रहा है, यहाँ पे आइडो लगा हुआ है, आइडो का मतलब आयोडीन। तो ऐसे हार्मोन जिनमें आयोडीन हो उनको बोलेंगे आइडोथायरोनिन हार्मोन। तो हमें पता है कि हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है जिसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनको कहेंगे थायराइड हार्मोन्स। तो जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उन्हीं में केवल आयोडीन मिलता है, आयोडीन केवल
थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उन्हीं में आयोडीन मिलता है। तो थायराइड हार्मोन्स किस टाइप के हार्मोन्स हो गए, आयोडोथायरोनिन टाइप के हार्मोन्स हो गए। तो ये हमने केमिकल नेचर के बेसिस पे 4 टाइप के हार्मोन्स देख लिए, स्टेरॉइड हार्मोन, एमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन और आयोडोथायरोनिन हार्मोन। ये बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे का टॉपिक देते हैं। आगे मैं हार्मोन के बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, हार्मोन्स के बारे में थोड़ी सी और डिटेल इंफॉर्मेशन, इसके बाद आगे इस चैप्टर में आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हार्मोन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लो होता है। हार्मोन्स में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वो स्मॉल साइज के होते हैं और इसी वजह से उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाता है, लो होता है। तो ये बात अच्छे से याद रखना है, हार्मोन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, लो होता है, ठीक है। ज्यादातर जो हार्मोन्स बॉडी में हैं वो सभी क्या होते हैं, वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, सॉल्यूबल इन वाटर। कुछ हार्मोन ऐसे भी हैं जो कि क्या होते हैं, सॉल्यूबल इन फैट, फैट में सॉल्यूबल होते हैं, और मोस्टली हार्मोन आर सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। हार्मोन्स आर डिस्ट्रॉय आफ्टर यूज, हार्मोन्स एक बार बॉडी में अगर यूज हो गए तो उसके बाद क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो गए। वैसे इन हार्मोन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो बॉडी के डिमांड्स के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। न्यूरल सिग्नल जाता है और ग्लैंड को सिग्नल देता है कि टारगेट ऑर्गन को जरूरत है हार्मोन की, तो तुम हार्मोन बनाओ, ठीक है। तब ग्लैंड जो है वो हार्मोन का फॉर्मेशन करती हैं, सिक्रीशन करती हैं, और बाद में जब टारगेट ऑर्गन तक हार्मोन जाता है वहां पे एक्शन करता है, और काम होने के बाद हार्मोन क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आफ्टर यूज ये क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये बॉडी में इसका रीयूज नहीं हो सकता है, हार्मोन का कभी भी बॉडी में रीयूज नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आगे का टॉपिक देखते हैं। देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं, हार्मोन सिक्रीट करती हैं। मैंने बताया था एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करेंगी, हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ सिक्रीट करेंगी, तो ये हार्मोन ब्लड में सिक्रीट करेंगी। कहाँ सिक्रीट करेंगी, ब्लड में। जब ये हार्मोन ब्लड में पहुंच जाएगा तो ब्लड इसको फिर कहाँ तक पहुंचाएगी, टारगेट टिश्यू तक पहुंचाएगी, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते रहता है, घूमते रहता है। तो घूमते घूमते जब वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगी, जहाँ पे एक्चुअल में जहाँ के लिए वास्तव में ये हार्मोन बनाया गया है ग्लैंड के द्वारा, वहां पे जब पहुंचेगी ब्लड के साथ हार्मोन, तो क्या होगा, कैसे पहचानेगी वो कि मेरे को इस ये मेरा टारगेट ऑर्गन है और मेरे को इसके ऊपर एक्शन करना है। ये तो दिक्कत की बात है ना, वहां पे वो कैसे पहचानेगी। तो उसके लिए क्या होता है, जो टारगेट ऑर्गन होते हैं, टारगेट ऑर्गन या तो आप कह लीजिए टारगेट टिश्यू, तो टारगेट ऑर्गन टारगेट टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, वास्तव में वहां पे सेल्स ही हैं, तो उन सेल्स के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है। क्या होता है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर। क्या कहते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो वहां पे जो टारगेट ऑर्गन है वहां पे स्पेसिफिक हार्मोन के लिए जो हार्मोन आ रहा है उसी हार्मोन के लिए वहां पे क्या होते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जिनको कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर कहते हैं। तो सेल्स के पास क्या होते हैं, एक्चुअल में हार्मोन रिसेप्टर होते हैं, और उन हार्मोन रिसेप्टर को ये जो हार्मोन है वो पहचान जाती है, क्योंकि जो हार्मोन बनाया गया है टारगेट ऑर्गन के लिए उसी हार्मोन के ही रिसेप्टर होते हैं सेल्स के पास। तो उन रिसेप्टर से फिर ये हार्मोन क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है, जुड़ जाता है, ठीक है। तो हार्मोन को पहचानने के लिए, उसको अपने साथ बाइंड करने के लिए, जोड़ने के लिए, ताकि उस सेल पे एक्शन हो सके, काम हो सके, उसका फंक्शन कंप्लीट हो सके,
इसके लिए क्या होते हैं, सेल्स के पास रिसेप्टर्स होते हैं जिनको कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर। और ये किस टाइप, ये एक तरह के क्या है, प्रोटीन के बने हुए रिसेप्टर हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड जब हार्मोन सिक्रीट करती हैं तो हार्मोन ब्लड के साथ जब टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है तो टारगेट ऑर्गन के साथ जुड़ने के लिए उसके पास क्या होते हैं, टारगेट ऑर्गन की सेल्स के पास हार्मोन रिसेप्टर होते हैं, जिनसे इन्हीं रिसेप्टर से हार्मोन क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। ये क्या है, रिसेप्टर्स है, इन्हीं रिसेप्टर से क्या हो जाता है, हार्मोन बाइंड हो जाता है। सभी सेल्स के पास उस हार्मोन के लिए रिसेप्टर होगा। जैसे मान लो इंसुलिन हार्मोन आ रहा है और इन सेल्स को इंसुलिन की जरूरत थी, तो एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या आ रही है, इंसुलिन हार्मोन आ रही है। तो इन सेल्स के पास इंसुलिन हार्मोन के लिए क्या होंगे, रिसेप्टर होंगे, और इंसुलिन हार्मोन अपने ही रिसेप्टर्स के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तभी तो वहां पे उसका जो काम करना है वो काम कर पाएगा ना। तो इस तरह से स्पेसिफिक हार्मोन के लिए इनके पास क्या होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, जिसके थ्रू आसानी से पहचान हो जाती है और हार्मोन अपना काम करता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इन हार्मोन रिसेप्टर्स के बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो हार्मोन रिसेप्टर्स हैं, जैसे कि मैंने बताया, ये एक तरह से स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन हैं। मतलब हार्मोन रिसेप्टर किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। ठीक है, और ये कहाँ लोकेटेड होंगे, तो ये टारगेट टिश्यू में ही लोकेटेड होंगे, उसके अलावा कहीं और नहीं मिलेंगे ये रिसेप्टर। ठीक है, जहाँ पे हार्मोन का एक्शन होना है उन टिश्यूज की सेल्स में ही ये रिसेप्टर मिलेंगे। तो इनका लोकेशन क्या है, टारगेट टिश्यू ओनली। और ये किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं और लोकेटेड इन टारगेट टिश्यू ओनली। अब ये जो रिसेप्टर है, ये जो हार्मोन रिसेप्टर हैं, ये दो टाइप के होंगे। अब सेल में भी इनका लोकेशन जो है, अभी तो मैंने बताया टारगेट टिश्यू की सेल्स पे प्रेजेंट होंगी, तो सेल में भी इनका अरेंजमेंट के बेसिस पे, इनके लोकेशन के बेसिस पे ये रिसेप्टर दो टाइप के होंगे। पहले टाइप के ऐसे रिसेप्टर हैं जो कि सेल की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे। सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है ना, तो सेल मेम्ब्रेन में अगर कोई रिसेप्टर प्रेजेंट है तो इसको कहेंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। तो पहले टाइप के रिसेप्टर क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ये पहले टाइप के हार्मोन रिसेप्टर हैं और ये प्रेजेंट कहाँ होंगे, प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल। जो टारगेट सेल है उनकी सेल मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दूसरे टाइप का जो हार्मोन रिसेप्टर है वो है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। अभी ही मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि इंट्रा वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, सेल के अंदर की चीजों को बताने के लिए इंट्रा वर्ड यूज करते हैं। और इंटर का मतलब दो सेल के बीच की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर मतलब ये रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल। टारगेट सेल के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, अंदर प्रेजेंट होते हैं ये रिसेप्टर। ठीक है, और सेल के अंदर भी कहाँ अगर प्रेजेंट होते हैं, ये डायरेक्टली बताना है तो ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। हमें पता है, जैसे देखिए ये एक सेल का डायग्राम है, सेल के अंदर क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है और भी सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं सेल के अंदर। तो देखिए न्यूक्लियस के अंदर जो रिसेप्टर होंगे हार्मोन के, उनको क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहेंगे। और जो रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होंगे उनको क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे देखिए हार्मोन रिसेप्टर्स के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिख रखा है। देखिए ये जो हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक टाइप के होते हैं। हर
हार्मोन के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, वही लाइन मैंने लिख भी रखा, ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली। एक हार्मोन के लिए एक अलग ही टाइप के स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जिससे वही हार्मोन बाइंड हो सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा हार्मोन उससे बाइंड नहीं हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड ने सिक्रीट किया एफएसएच और एलएच हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड ने कौन से हार्मोन सिक्रीट किए? एफएसएच एंड एलएच हार्मोन। कहाँ सिक्रीट किया? ब्लड में। अब ब्लड क्या हुआ? सर्कुलेट होते हुए पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक जाएगा, वो किडनी तक भी जाएगा, बॉडी के अदर पार्ट्स तक भी जाएगा, लंग्स के पास भी जाएगा, एवरी पार्ट्स ऑफ बॉडी के पास क्या जाएगा? ये ब्लड जाएगा। लेकिन और भी सेल्स होंगे, मान लो ये कोई एक टिश्यू है, इस टिश्यू की जो सेल्स हैं इनके पास इंसुलिन हार्मोन के लिए क्या है? रिसेप्टर हैं। कौन से हार्मोन के लिए रिसेप्टर है? इंसुलिन हार्मोन्स के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट है? रिसेप्टर प्रेजेंट है। और यहाँ से कौन सा हार्मोन आ रहा है ब्लड के साथ? एफएसएच एंड एलएच हार्मोन। तो ऐसा नहीं है कि ये हार्मोन जब यहाँ पे आएंगे तो इस इंसुलिन के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाएंगे। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ब्लड आएगा लेकिन ये हार्मोन यहाँ बाइंड नहीं होंगे। इन हार्मोन के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? गोनेड्स में। इन हार्मोन का टारगेट ऑर्गन क्या है? गोनेड्स है। जैसे कि टेस्टिस, टेस्टिस में क्या होगा? ये जो एलएच हार्मोन है इसके लिए क्या होंगे? टेस्टिस की जो सेल्स हैं उनमें इस एलएच हार्मोन के लिए क्या होंगे? रिसेप्टर्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, टारगेट टिश्यू इसका क्या है? गोनेड्स है इन हार्मोन का। गोनेड्स में स्पेशली टेस्टिस, टेस्टिस की जो सेल्स हैं उनमें एलएच हार्मोन के लिए क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये जो हार्मोन है वो ब्लड के साथ भले ही पूरी बॉडी में कहीं भी ट्रेवल करे, किसी भी सेल्स के कांटेक्ट में जाए, लेकिन उनके रिसेप्टर के साथ ये बाइंड नहीं होगा। ये अपने टारगेट टिश्यू में जो इसके लिए जो रिसेप्टर है सेल के पास, उन्हीं रिसेप्टर से बाइंड होगा। तो एलएच हार्मोन तो यहाँ बाइंड नहीं होगा, ये जाकर के अपने ही रिसेप्टर से बाइंड होगा। ठीक है, अपने ही रिसेप्टर से क्या होगा? बाइंड होगा। और इसके रिसेप्टर कहाँ है? टेस्टिस की सेल्स में है। ठीक है, तो इससे क्या समझ आता है कि ये जो रिसेप्टर हैं वो अलग अलग हार्मोन के लिए अलग अलग हैं। स्पेसिफिक हार्मोन के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर हैं। एक हार्मोन के लिए जो रिसेप्टर है उससे वही हार्मोन बाइंड हो सकता है। इंसुलिन के लिए जो रिसेप्टर है उससे इंसुलिन हार्मोन ही आके बाइंड होगा। यहाँ कौन आके बाइंड होगा? इंसुलिन हार्मोन। इसके अलावा कोई दूसरा हार्मोन यहाँ बाइंड नहीं हो सकता। उसी तरह से यहाँ एलएच के लिए रिसेप्टर है तो यहाँ एलएच हार्मोन ही आके बाइंड हो सकता है। एलएच के अलावा दूसरा कोई भी हार्मोन यहाँ आकर के बाइंड नहीं हो सकता है। तो आई होप आपको ये लाइन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जब ये रिसेप्टर हार्मोन से बाइंड करेगा तो वहां पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है, एक रिलेशन बनता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसे ये हार्मोन है तो ये हार्मोन जब अपने रिसेप्टर के साथ, मान लो ये उसका क्या है? रिसेप्टर है, तो जब ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे? यहाँ पे जो इनका रिलेशन बन गया, इस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो जब हार्मोन अपने टारगेट सेल की, जब हार्मोन अपने टारगेट सेल के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होगा तो वहां पे एक रिलेशन बनेगा जिसको कहेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब आगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि हार्मोन किस टाइप से एक्शन करता है टारगेट सेल पर पहुंचकर
उसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। एनसीईआरटी में लास्ट में दिया है, बट इसको मैं पहले बता रही हूँ ताकि चैप्टर आसान हो जाए समझने में। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने बताया कि हार्मोन जब रिसेप्टर से, अपने रिसेप्टर से जब हार्मोन बाइंड होता है तो उनके जो रिलेशन होता है उसको क्या कहते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जब हार्मोन अपने रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है तो इन दोनों को एक साथ क्या कहते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे देखिए हार्मोन गया और टारगेट टिश्यू के सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट था उस रिसेप्टर से क्या हो गया, बाइंड हो गया, और बाइंड हो जाने के बाद क्या बना दिया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये क्या बन गया, यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया है ये। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है तो क्या करता है, ये उस सेल की जिसके रिसेप्टर से ये बाइंड हुआ है उस सेल की बायोकेमिकल नेचर को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, उसमें बायोकेमिकल चेंजेस लाने लगता है। अब यहाँ पे क्या एक ही सेल थोड़ी है, यहाँ पे बहुत सारे सेल हैं, क्योंकि टारगेट टिश्यू पे गया है तो सभी सेल्स के ऊपर रिसेप्टर होंगे जिनसे हार्मोन क्या होगा, बाइंड हुआ होगा और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे ये जो टारगेट टिश्यू की जो सेल्स हैं उनके क्या कर देता है, ये बायोकेमिकल चेंजेस कर देता है उनके अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से ये पूरे टिश्यू के अंदर क्या हो गया, चेंजेस आ गया। तो इस वजह से क्या होगा कि जो टारगेट टिश्यू है उसकी मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और इस तरह से जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, रेगुलेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हार्मोन आया था यहाँ पे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कराने के लिए, इन सेल्स को मान लीजिए ये सेल्स जो है वो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करना चाहती हैं ज्यादा क्वांटिटी में, उनको स्टोर करना चाहती हैं, तो इनके लिए एक हार्मोन आएगा। ठीक है, वो हार्मोन इनके रिसेप्टर से आके बाइंड होगा और फिर क्या करेगा, इन सेल्स की एफिनिटी को बढ़ा देगा, जिससे ये सेल्स क्या करेंगी, ग्लूकोज को जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करेंगी और क्या करेंगी, अपने अंदर स्टोर करने लगेंगी। तो इस तरह से क्या किया, इस हार्मोन ने इनके फंक्शन को क्या कर दिया, रेगुलेट कर दिया। जो फंक्शन इनका था, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन इनका था उसको क्या कर दिया, रेगुलेट किया। तो यही काम तो होता है हार्मोन का, इसीलिए तो हार्मोन यहाँ पे क्या बनाता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, रिसेप्टर के साथ जुड़ता है और उसके बायोकेमिकल नेचर को चेंज करता है और फंक्शन को क्या करा देता है, प्रोसीड करा देता है। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो क्या होता है कि जो टिश्यू है, टारगेट टिश्यू है, उसकी बायोकेमिकल नेचर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसमें बायोकेमिकल चेंजेस आ जाते हैं और टिश्यू की मेटाबॉलिज्म में भी चेंजेस आ जाता है, और इस तरह से हार्मोन जो है वो उस टिश्यू की फंक्शन को रेगुलेट करता है, और यही है हार्मोन के एक्शन का मैकेनिज्म। इसी तरह से हार्मोन किसी भी टारगेट सेल्स पर काम करता है, टारगेट टिश्यू पर इसी मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है। ठीक है, अब हार्मोन्स को उनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे दो टाइप में बांटा गया है। दो टाइप के हार्मोन हैं सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। पहला है वाटर सॉल्युबल हार्मोन। ऐसे हार्मोन जो वाटर में सॉल्युबल हो जाए उनको क्या कहेंगे, वाटर सॉल्युबल हार्मोन। दूसरे हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। ऐसे हार्मोन जो लिपिड में सॉल्युबल होंगे उनको कहेंगे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन में दो हार्मोन है जो कि मेनली आते हैं। पहले मैंने भी पढ़ाया था स्टेरॉइड हार्मोन फर्स्ट लेक्चर में। स्टेरॉइड हार्मोन में मैंने बताया था कौन कौन से हार्मोन आते हैं, 5 हार्मोन आते हैं जो सेक्स हार्मोन है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। सेक्स हार्मोन तो 3 है,
टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, ये 3 क्या हो गए सेक्स हार्मोन। उसके अलावा कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, ये 2 और हार्मोन, टोटल कितने हो गए 5 हार्मोन। ये है स्टेरॉइड हार्मोन, ये क्या है स्टेरॉइड हार्मोन। तो जो स्टेरॉइड हार्मोन है वो भी कैसे होते हैं, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं। इसके अलावा जो थायराइड ग्लैंड का एक हार्मोन है और उसका नाम है आइडोथायरोनिन हार्मोन। क्या नाम है, आइडोथायरोनिन हार्मोन। ये आइडोथायरोनिन हार्मोन भी लिपिड सॉल्युबल होता है। तो टोटल 6 हार्मोन अच्छे से याद रखना है। ऐसे तो नॉर्मली याद रखिए स्टेरॉइड हार्मोन और आइडोथायरोनिन हार्मोन, ये क्या होते हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है। स्टेरॉइड हार्मोन में 5 हार्मोन हो जाएंगे, 3 तो सेक्स हार्मोन और 2 कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, ये सारे क्या है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग सबसे पहले लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं। तो देखिए जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है ये कहाँ इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट विथ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैंने अभी पढ़ाया था इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है उनको कहाँ जाना पड़ेगा, न्यूक्लियस तक जाना पड़ेगा, न्यूक्लियस के अंदर जाना पड़ेगा, तब जाके वो अपने रिसेप्टर से क्या होंगी, बाइंड होंगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, इंटरेक्ट विथ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ये हमेशा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से ही बाइंड होती हैं। दूसरी बात, स्टेरॉइड हार्मोन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। जो स्टेरॉइड हार्मोन है, जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, वो क्या करती हैं, सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेती हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इससे क्वेश्चन भी आता है कि जो स्टेरॉइड हार्मोन है, जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली कैसे क्रॉस कर लेती हैं, वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कैसे अंदर चली जाती है। तो उसका सिंपल सा आंसर है, देखिए ये एक सेल है, ये एक सेल का डायग्राम है। हमें पता है कि जो सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से, लेकिन उसमें मेनली क्या होती हैं, लिपिड होती हैं। लिपिड का क्या होता है, बाई लेयर होता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन में। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो रेड कलर के गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, लिपिड मॉलिक्यूल हैं। क्या है, लिपिड मॉलिक्यूल हैं। ये लिपिड मॉलिक्यूल को मैंने अलग से दिखा रखा है बाहर निकाल कर। ये लिपिड का एक मॉलिक्यूल है जो यहाँ पे रेड रेड बना रखा है उसको। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। ठीक है, तो इस तरह से लिपिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बाई लेयर के फॉर्म में, 2 परत के फॉर्म में अरेंज होते हैं। कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन में। और हमें पता है कि सेम चीज सेम में क्या हो जाती है, सॉल्युबल हो जाती है। जैसे अगर लिपिड है तो वो लिपिड में क्या हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी। लिपिड लिपिड में क्या हो सकता है, सॉल्युबल हो सकता है ना। तो इसी तरह से यही कारण है कि जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, जो स्टेरॉइड हार्मोन है, वो इस सेल मेम्ब्रेन को आसानी से क्या कर जाती हैं, क्रॉस कर जाती हैं। और क्रॉस करती हैं किस मेथड के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। यहाँ पे क्या हो जाता है, सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये इस मेम्ब्रेन को, इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाती हैं और अंदर जाने के बाद फिर न्यूक्लियस के अंदर जाती हैं और न्यूक्लियस के अंदर इनका रिसेप्टर बैठा रहता है। ये रिसेप्टर बैठा है, ये हार्मोन आया, ये गोल वाला हार्मोन है, हार्मोन आया और अपने रिसेप्टर से बाइंड किया। और जब हार्मोन और रिसेप्टर बाइंड हो जाते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है, जो उनका जोड़ा बनता है, उसको कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर
रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। अब जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो ये क्या करेगा, फिर यहाँ पे बायोकेमिकल चेंजेस लाएगा और फिर जिस फंक्शन को कराने के लिए ये हार्मोन यहाँ पे आया था उस फंक्शन को कराएगा और उसको रेगुलेट करेगा। तो इस तरह से जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाती हैं और अपना काम करती हैं। अब ये जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है ये मेनली क्या करती हैं, ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती हैं या क्रोमोसोम के फंक्शन को रेगुलेट करती हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना। हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है, डीएनए मिलता है, जेनेटिक मटेरियल मिलता है, जीन मिलते हैं, ये सभी कहाँ हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही है। तो न्यूक्लियस के अंदर ही ये इसके रिसेप्टर भी हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है इनके रिसेप्टर कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है। और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जीन होते हैं, डीएनए होता है। तो होता क्या है कि ये जो हार्मोन है तो न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उस जेनेटिक मटेरियल में क्या है, जीन है, ये सभी को पता है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो हार्मोन रिसेप्टर बनते हैं, ये हार्मोन रिसेप्टर कहाँ पे बने हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही बने हैं ना। तो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो बना है वो जेनेटिक मटेरियल पे अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है, जीन पे अटैक करता है, क्योंकि ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही है। और जीन पे अटैक करने के बाद अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार जिस टाइप का वो एमआरएनए बनाना चाहता है उस टाइप का एमआरएनए बनवाएगा उससे, और फिर बाद में अपने हिसाब का प्रोटीन फॉर्मेशन कराएगा। एमआरएनए आगे चल के क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो फिर बाद में ये क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो यहाँ पे ये हार्मोन हो सकता है अपने जिस काम के लिए आया था वो काम इसका क्या हो, प्रोटीन बनवाना हो, अपने हिसाब का प्रोटीन बनवाना हो। कोई प्रोटीन की बॉडी में कमी हो गई और नर्वस सिस्टम के थ्रू वो काम नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए क्या आया था, हार्मोन आया था। हार्मोन ने सबसे पहले अपने रिसेप्टर से बाइंड किया न्यूक्लियस के अंदर जा कर के, फिर वो रिसेप्टर जो बना और रिसेप्टर हार्मोन का कॉम्प्लेक्स बना, और फिर इस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जीन पर क्या किया, एक्शन किया, अटैक किया और उसको सप्रेस एक्सप्रेस करके क्या किया, या तो सप्रेस कर सकता है या तो एक्सप्रेस कर सकता है किसी जीन को, है ना। और वहां पे क्या किया, फिर अपने अकॉर्डिंग एमआरएनए बनवाया और फिर जिस प्रोटीन को बनवाने के लिए आया था उस प्रोटीन का फाइनली प्रोडक्शन करवाया। तो इस तरह से जिस काम के लिए आया था वो काम इसने किया। ये इस काम को कराने के लिए जीन को सप्रेस भी कर सकता है, एक्सप्रेस भी कर सकता है, ये दोनों एक्टिविटी वो कर सकता है। और इन दोनों एक्टिविटी के थ्रू वो क्या करेगा, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में चेंजेस लाएगा। तो इस तरह से जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है वो काम करते हैं, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोमल फंक्शन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं और बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें बनाते हैं, उनका प्रोडक्शन कराते हैं, सिक्रीशन कराते हैं, ठीक है। अब लिपिड सॉल्युबल हार्मोन में कौन कौन से आ जाएंगे, तो मैंने अभी बताया था कि जो स्टेरॉइड हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन में मैंने बता दिया था 5 हार्मोन, ठीक है। इसके अलावा जो आइडोथायरोनिन हार्मोन है, ये आते हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन में। ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के एग्जांपल हैं। तो ये चीज अच्छे से ध्यान रखना है कि जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है वो जीन एक्सप्रेशन कराते हैं, क्रोमोसोम फंक्शन को रेगुलेट कराते हैं और ये इस तरह से काम करते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो अच्छे से याद रखना है, इनका रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है, ठीक है। अब आगे एनसीईआरटी में दिए गए एक डायग्राम को मैं समझा देती हूँ जो कि लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के लिए ही दिया गया है। लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल
के एक्शन को कुछ इस तरह से समझाया गया है एनसीईआरटी में। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, हो सकता है ये डायग्राम ही एग्जाम में पूछ दे, है ना, कुछ कुछ नामों को हटा करके उनके जगह पे एबीसी लिख करके पूछ दे डायग्राम, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन दिखाई गई है, ये किसकी मेम्ब्रेन है, यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन है। यूट्रस की जो सेल है उसकी सेल मेम्ब्रेन है ये, कहाँ की, यूट्रस की सेल मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे एक हार्मोन लिया गया है, और वो हार्मोन कौन सा लिया गया है, ईस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन है, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हार्मोन है ये क्या है, ईस्ट्रोजन हार्मोन है। अब ईस्ट्रोजन हार्मोन कैसा है, स्टेरॉइड हार्मोन है। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है ना, ईस्ट्रोजन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन फीमेल के क्या है, सेक्स हार्मोन है, और ये कैसे है, स्टेरॉइड हार्मोन है, मतलब कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है। ये सभी कैसे हैं, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है। ये क्या है, एक तरह का स्टेरॉइड हार्मोन है। ठीक है, ये क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन है। उसमें भी कौन सा है, ये सेक्स हार्मोन है। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा है, लिपिड सॉल्युबल है ये। तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। तो ये देखो, ये डायरेक्ट क्या करेगा, यूट्रस की जो सेल है जिसका ये सेल मेम्ब्रेन बनाया गया है, इस सेल मेम्ब्रेन को ये हार्मोन क्या करेगा, क्रॉस करेगा, और क्रॉस करने के बाद फिर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन दिखाया गया है, ये क्या है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और न्यूक्लियस के अंदर जाकर के, ये इसका क्या है, रिसेप्टर है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, इसका रिसेप्टर है, इस हार्मोन के लिए, एस्ट्रोजन के लिए रिसेप्टर है न्यूक्लियस के अंदर, और उस रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करेगा। ये हार्मोन यहाँ रिसेप्टर से आकर के क्या कर लिया, बाइंड कर लिया, दिख रहा है यहाँ, ये हार्मोन आकर के न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर से जाकर के बाइंड कर लिया। अब जब ये रिसेप्टर से बाइंड कर लेगा तो क्या बनता है, रिसेप्टर और हार्मोन का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यहाँ पे रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बन गया, लेकिन कहाँ बना है, न्यूक्लियस के अंदर। ये कॉम्प्लेक्स कहाँ बना है, इनसाइड द न्यूक्लियस। ये कहाँ बना है, इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर बना है। अब ये रिसेप्टर क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर ही मैंने बताया कि जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है। तो ये जो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना है ये वाला, ये अब आगे अटैक करेगा किसके ऊपर, डीएनए के ऊपर, मतलब जीनोम के ऊपर। न्यूक्लियस के अंदर जो जीनोम है उसके ऊपर अटैक करेगा, और अटैक करके यहाँ पे क्या करेगा, डीएनए से फिर एमआरएनए बनवाएगा, और एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनवा लेगा, है ना। इस तरह से इसके फंक्शन होंगे। तो बाद में क्या हो जाएगा कि जब ये पूरी तरह से अपना काम कर लेगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होगा। क्या होगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होगा। और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के थ्रू ये क्या कराएगा, टिश्यू ग्रोथ कराएगा और डिफरेंशिएशन कराएगा। इस ईस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या होता है कि ये यूटेराइन सेल का क्या कराती है, ग्रोथ कराती है और उनका डिफरेंशिएशन कराती है। तो डिफरेंशिएशन और ग्रोथ कराने के लिए ये क्या करती है, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है इसलिए कहाँ जाती है, न्यूक्लियस के अंदर जाती है। न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद अपने रिसेप्टर से बाइंड होती है, फिर रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाती है जो आगे चल करके न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए जीनोम पर अटैक कराता है और एमआरएनए बनाता है। फिर एमआरएनए से क्या बनाएंगे, आवश्यक प्रोटीन बना लेंगे, जिस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उस प्रोटीन को बनाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, फाइनली फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होगा, क्योंकि हार्मोन का पूरा एक्शन तो हो गया, जो जो काम कराना था हार्मोन ने करा लिया। तो इसके रिस्पॉन्स में फिर क्या हो जाएंगे, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में चेंजेस आएंगे, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा, जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, टिश्यू की ग्रोथ होगी, सेल्स की ग्रोथ होगी और उनका डिफरेंशिएशन होगा। इस तरह से जिस काम के लिए ईस्ट्रोजन हार्मोन आया था वो काम इसने कर लिया। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है।
तो हम लोगों ने लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स को अच्छे से पढ़ लिया। अब जो दूसरे टाइप के हार्मोन्स हैं वो हैं वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स। वाटर सॉल्युबल हार्मोन क्या है? तो देखिए, इंटरेक्ट विद सरफेस रिसेप्टर, या सरफेस रिसेप्टर को ही क्या कह सकते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर मिलते हैं हार्मोन्स की बाइंडिंग के लिए, उनको क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहते हैं, और उन्हीं को सरफेस रिसेप्टर भी कहते हैं। तो जो हमारे वाटर सॉल्युबल हार्मोन हैं, ऐसे हार्मोन जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वो कहाँ बाइंड करते हैं? सरफेस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करते हैं। कहाँ बाइंड करते हैं? सरफेस रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करते हैं। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी वाटर सॉल्युबल हार्मोन की क्या है कि ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लेकिन कहाँ बनाते हैं? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बनाते हैं। जाहिर सी बात है, जब इनका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, जब इन हार्मोन का रिसेप्टर ही सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, तो जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कहाँ बनेगा? सेल मेम्ब्रेन में ही बनेगा। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो उनमें क्या हो रहा था कि उनमें हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा था? न्यूक्लियस के अंदर। जहां रिसेप्टर होगा वहीं बनेगा रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो इनका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा? ऑन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही बनेगा। क्यों? क्योंकि इनके रिसेप्टर भी कहाँ प्रेजेंट है? सरफेस पे प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि वाटर सॉल्युबल हार्मोन की ही है। अभी हम लोग लिपिड सॉल्युबल हार्मोन पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या कोई सेकेंडरी मैसेंजर बन रहा था? नहीं, उसमें केवल हार्मोन ही था जो कि फाइनली रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, ये सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से, इनके लिए जो रिसेप्टर होता है उससे तो बाइंड होते हैं, लेकिन उसके बाद अंदर नहीं जाते। अंदर ये अपने सिग्नल को भेजने के लिए सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, दीज हॉर्मोन्स, मतलब वाटर सॉल्युबल हार्मोन क्या करते हैं? जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर, सेकेंड मैसेंजर जनरेट करते हैं, जो कि सेल के अंदर जाता है, और वहां जाने के बाद क्या करता है? विच इज टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो कि सेल के अंदर जाने के बाद वहां पे क्या करता है? फंक्शन को प्रोड्यूस कराता है, सेल के फंक्शन को रेगुलेट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज ले जाने के लिए हार्मोन ने क्या बनाया? सेकेंडरी मैसेंजर बनाया। तो जैसे देखिए एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया गया है वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के लिए। इसमें यहाँ पे ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन को दिखाया गया है। ये हमारी जो ओवरी है उसमें जो सेल मिलती हैं उनका ये सेल मेम्ब्रेन है। मान लो ये कोई ओवेरियन सेल है और ये उस सेल का क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। तो देखिए एक हार्मोन है, एग्जांपल के लिए एफएसएच। एफएसएच हार्मोन जो है वो हमारी ओवरी की सेल्स पर ही एक्ट करता है। ठीक है। कहाँ पे काम करता है? फीमेल की ओवरी के सेल्स पर काम करता है। कौन सा हार्मोन? एफएसएच हार्मोन। एफएसएच हार्मोन क्या है? एक वाटर सॉल्युबल हार्मोन है। तो ये क्या करेगा? जब ओवेरियन सेल के पास जाएगा, ये ओवेरियन सेल है और उसी की ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसी को मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है। तो जब ये ओवेरियन सेल की सेल मेम्ब्रेन में के पास जाएगा तो उसकी सेल मेम्ब्रेन में इसके लिए क्या रहते हैं? रिसेप्टर रहते हैं। एफएसएच हार्मोन के लिए ओवेरियन सेल में क्या होता है? रिसेप्टर होता है। क्या होता है? रिसेप्टर होता है। एफएसएच हार्मोन के लिए ओवरी की सेल्स की मेम्ब्रेन में, ओवेरियन सेल की मेम्ब्रेन में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। इन रिसेप्टर से ये हार्मोन क्या करेगा? बाइंड करेगा। और कभी भी हार्मोन बाइंड करता है तो क्या बनता है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया
तो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स अब आगे क्या करेगा उसको मैं पहले एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाती हूँ ताकि आसान हो जाए समझना। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, हार्मोन जो है, हार्मोन यहाँ पे क्या है, प्राइमरी मैसेंजर है। प्राइमरी मैसेंजर इसलिए कह दिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, हार्मोन सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करता है, खुद मैसेज को लेकर के नहीं जाता है बल्कि किसी दूसरे चीज का फॉर्मेशन करता है और फिर वो मैसेज को लेकर के जाता है सेल के अंदर और फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग हार्मोन को प्राइमरी मैसेंजर मान रहे हैं। तो हार्मोन क्या है, यहाँ पे प्राइमरी मैसेंजर है। हार्मोन ने क्या किया, सबसे पहले रिसेप्टर से बाइंड किया। ये रिसेप्टर कहाँ है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है ना। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये रिसेप्टर था, इस रिसेप्टर से इसने बाइंड किया। हार्मोन और रिसेप्टर बाइंड किए तो किसका फॉर्मेशन हुआ, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हो गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। अब जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया तो ये आगे चल के जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। जी प्रोटीन कहाँ मिलती हैं, सेल मेम्ब्रेन में ही मिलती हैं, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन, जी प्रोटीन कहाँ मिलती है, सेल मेम्ब्रेन में ही मिलती हैं। इनको क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा। जब ये जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा तो जी प्रोटीन जब एक्टिवेट हो जाएंगी तो ये आगे चल करके क्या करेंगी, एक एंजाइम जिसको बोलते हैं एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम। इस एंजाइम का नाम इंपॉर्टेंट है, क्या है, एंजाइम का नाम है एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम। इसको कौन एक्टिवेट करेगा, जी प्रोटीन। देखिए हार्मोन रिसेप्टर ने जी प्रोटीन को एक्टिवेट किया, जी प्रोटीन ने फिर आगे किसको एक्टिवेट किया, एंजाइम एडिनाइल साइक्लेज। एक एंजाइम है जिसका नाम है एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम, इसको इसने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। और जब ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या करता है, जो सेल के पास जो एटीपी रहती हैं उन एटीपी को ब्रेक कर देता है, एटीपी को ब्रेक कर देता है और ब्रेक करके साइक्लिक एएमपी बनाता है। क्या बनाता है, साइक्लिक एएमपी बनाता है। और ये साइक्लिक एएमपी जो यहाँ पे बना है ये आगे चल के कहाँ एंटर करता है, सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर करता है। अभी तक ये ऊपर की जितनी भी रिएक्शन हुई ये सभी सेल मेम्ब्रेन में ही हुई, इनमें से कोई भी साइटोप्लाज्म में नहीं गया। साइटोप्लाज्म में कौन एंटर करेगा, साइक्लिक एएमपी एंटर करेगा। और ये जो साइक्लिक एएमपी यहाँ पे बना है यही क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है। यही सेकेंड मैसेंजर की तरह एक्ट करेगा और साइटोप्लाज्म में पहुंच करके फिर क्या करेगा, वहां पे बायोकेमिकल चेंज करेगा। जब बायोकेमिकल चेंज हो जाएगा तो फिर उससे क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस अपीयर होंगे। फिजियोलॉजिकल चेंजेस मतलब सेल में जो फंक्शन कराने के लिए ये हार्मोन आया था एफएसएच, वो फंक्शन वहां पे दिखेंगे, उस सेल में वो परिवर्तन दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ पे हार्मोन जो था वो तो ऊपर ही रह गया लेकिन उसने अपने सिग्नल को, अपने मैसेज को किसको दे दिया था, सेकेंड मैसेंजर को दे दिया था। और सेकेंड मैसेंजर फिर क्या करेगा, फाइनली सेल के ऊपर एक्ट करेगा और फिजियोलॉजिकल परिवर्तन करेगा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस करेगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी जो हम लोग पढ़े थे लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, उनमें कोई भी सेकेंडरी मैसेंजर नहीं बन रहा था, उसमें हार्मोन ही सारे काम कर रहा था, केवल हार्मोन ही था। लेकिन यहाँ पे हार्मोन जो है वो सिर्फ प्राइमरी मैसेंजर की तरह एक्ट करता है। वो मेम्ब्रेन में जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है उसके बाद यहाँ पे और भी ये सारी रिएक्शन होती हैं, फिर उसके बाद ये एएमपी बना देता है एटीपी को तोड़ करके, और फिर वो एएमपी आगे जाके मैसेज को पहुंचाती है, फाइनली सेल्स पे एक्शन कराती है, चेंजेस लाती है और फिर उसके परिणाम स्वरूप फिजियोलॉजिकल परिवर्तन दिखाई देते हैं जिसके लिए हार्मोन बना था। तो इस डायग्राम के थ्रू भी इसको समझ लेते तो याद रखना है यहाँ पे जो एएमपी है वो किसका काम कर रहा है, सेकेंड मैसेंजर का काम कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मैसेंजर केवल
सॉल्युबल हार्मोन ही बनाते हैं, केवल वाटर सॉल्युबल हार्मोन ही बनाएंगे, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन कभी भी नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है ये सेल के अंदर नहीं जाते हैं, होता क्या है, ये यहाँ पे क्या बनाएंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, देखिए एफएसएच का काम क्या है, अभी मैंने बताया, ये ओवरी की जो सेल्स हैं, जो ओवेरियन सेल्स हैं, ओवरी में जो मिलने वाली सेल्स हैं, ओवेरियन सेल्स हैं, उनकी क्या कराता है, ये ग्रोथ कराता है, डेवलपमेंट कराता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन से बाउंड होगा अपने रिसेप्टर से, फिर बनाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएगा काम करने के लिए, नहीं जाएगा, ये अंदर नहीं जाएगा, यहाँ पे और भी चेंजेस होंगे। इसी सेल मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको कहते हैं जी प्रोटीन। उस जी प्रोटीन को ये जो बना हुआ है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। जब जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी तो जी प्रोटीन क्या करेगी, एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम, वो भी यहाँ सेल मेम्ब्रेन में ही होता है, उसको क्या करेगी, एक्टिवेट कर देगी। जब एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, सेल के पास जो एटीपी है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, किस में तोड़ देगा, एएमपी में। अब ये जो एएमपी बना है यही क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है। और ये एएमपी जो है, देखो यहाँ पे लिखा भी है जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर, और वो सेकेंड मैसेंजर क्या है, साइक्लिक एएमपी। क्या है, साइक्लिक एएमपी। कई सेल्स में कैल्शियम भी होता है सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है, अभी आगे मैं बताऊंगी, बहुत सारे ऐसे हैं जो सेकेंडरी मैसेंजर का काम करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, एएमपी या कैल्शियम 2+, ये भी क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर का काम करते हैं। फिर ये आगे ये कहाँ एंटर किया, यही है जो कि सेल की साइटोप्लाज्म में एंटर किया है, बाकी सारे फंक्शन तो यहीं पे हो गए। ठीक है, फिर ये कहाँ पहुंच गया, सेल के साइटोप्लाज्म में, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। फिर ये क्या करेगा, वहां पे बायोकेमिकल रिस्पॉन्स लाएगा। पहले तो केमिकल कंपोजिशन को चेंज करेगा, है ना, कोई भी परिवर्तन लाना है तो जब उसके केमिकल बायोकेमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखाई देगा। फिर लास्टली जैसे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में क्या दिखाई देगा कि हार्मोन जो काम करने आया था, मतलब ओवेरियन सेल की ग्रोथ कराने के लिए आया था, तो वही अपीयर होगा, फिर वही परिवर्तन हमें क्या होगा, दिखाई देगा, सेल की बॉडी में दिखाई देगा कि सेल क्या हो गई, बड़ी हो गई, उसमें ग्रोथ हो गया, वही क्या होगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स पहले बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होगा, फिर उसमें क्या दिखाई देगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखाई देगा, सेल का ग्रोथ दिखाई देगा। तो इस तरह से ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन के एक्शन का मैकेनिज्म था। ये थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट है, तो ये अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें सेकेंडरी मैसेंजर बनता है और वही सेकेंडरी मैसेंजर आगे चल के सारे फंक्शन को रेगुलेट करता है। ठीक है, अब आगे देखिए कुछ सेकेंड मैसेंजर का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इसमें से कुछ जो सेकेंड मैसेंजर हैं वो एनसीईआरटी में दिए गए हैं और कुछ एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं। ठीक है, सेकेंड मैसेंजर हमेशा याद रखना है कि वाटर सॉल्युबल हार्मोन ही बनाएंगे अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए। इसके अलावा लिपिड सॉल्युबल हार्मोन में सेकेंड मैसेंजर नहीं बनेंगे। तो ऐसे कौन कौन से सेकेंड मैसेंजर, ये जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है वो कौन कौन से सेकेंड मैसेंजर बनाते हैं, तो ये साइक्लिक एएमपी को भी बनाते हैं। साइक्लिक एएमपी अभी मैंने बताया था। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसके अलावा कैल्शियम 2+ को भी सेकेंड मैसेंजर के रूप में यूज करते हैं, इसको भी बनाते हैं। IP3 आयनोसिटल ट्राइफॉस्फेट, आयनोसिटल ट्राइफॉस्फेट इसको भी बनाते हैं सेकेंड मैसेंजर के रूप में। साइक्लिक जीएमपी जिसका फुल फॉर्म होता है गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसके अलावा डीएजी डाई एसीटेट
ग्लिसरॉल, इन सभी को सेकेंड मैसेंजर के रूप में यूज किया जाता है ना। और इसमें से ये तीन जो है वो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ये तीन क्या है एनसीईआरटी में दिए गए हैं और बाकी दो एक्स्ट्रा हैं। तो साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम 2+ IP3, ये क्या है सेकेंड मैसेंजर हैं जिनको वाटर सोल्यूबल हार्मोन बनाते हैं मैसेज को पहुंचाने के लिए और रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए, जो कि बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आगे इसमें ह्यूमन की बॉडी में मिलने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इस चैप्टर में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऐसे कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, गोनेड्स, गोनेड्स में टेस्टिस इन मेल और फीमेल में ओवरी। इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ब्रेन के पास मिलता है, ब्रेन में मिलता है। इसके बाद ये जो पीनियल ग्लैंड है ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ही ब्रेन में ही मिलता है। थायराइड ग्लैंड हमारे गर्दन में नेक रीजन में मिलता है, गले में मिलता है। पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड के अंदर मिलता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ मिलता है, गले में मिलता है, गर्दन में, नेक वाले रीजन में। और पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के अंदर मिलता है ना। उसके बाद थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड चेस्ट रीजन में मिलता है, हार्ट के पास मिलता है। एड्रीनल ग्लैंड जो होता है वो किडनी के ऊपर मिलता है। उसके बाद पैनक्रियाज तो हमें पता ही है, पैनक्रियाज एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। ऐसे ड्यूडिनम की जो लिम्स होती हैं इसके बीच में ही ऐसे होता है पैनक्रियाज, याद हो तो ये पैनक्रियाज है, ये क्या है ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम। तो ड्यूडिनम की लिम्स के बीच में होता है पैनक्रियाज, ठीक है। तो इन सभी पिट्यूटरी ग्लैंड्स के इन सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम लोग डिटेल में अब पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आज के लेक्चर में इतना ही। इससे नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम लोग अभी जो मैंने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड बताए हैं उनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन।